Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha. Today in this chapter, that is chemical coordination and integration, we will cover the thymus and the adrenal glands. ठीक है, ये दो glands के बारे में आज हम study करेंगे. And earlier in the part 1 and part 2 we had covered the pineal, pituitary gland, hypothalamus, thyroid and parathyroid glands. So let's have a recap first that about all those glands which we had already learned. So pineal gland is going to secrete the melatonin. Okay, remember the hormone name. Melatonin is secreted by the pineal gland, and this is going to control your 24-hour sleep-wake cycle. We call it a circadian rhythm. ठीक है, इसको बोलते हैं circadian rhythms. Then your pituitary gland secrete many hormones. So we had learned by P and T फ्लैग से हमने याद करे थे इसके सारे हार्मोन्स. ठीक है, पी से प्रोलैक्टिन, एन से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टी से थायरोक्सिन थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग सॉरी TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ए से ACTH हार्मोन एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन. ओके, देन जी से आपका ग्रोथ हार्मोन. ये हमने याद किए थे. ठीक है, फिर हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस जो होता है दैट इज द मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड. एक्चुअली इट इज गोइंग टू कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड्स. ठीक है, उसके सारे हार्मोन्स को ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कब आप उस पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करना है, कब उसको इनहिबिट करना है. ठीक है, सो वी हैव सीन दैट. देन थायराइड एंड पैराथायराइड के बारे में भी हमने पढ़ा. थायराइड ग्लैंड T3 T4 और थायरोकैल्सिटोनिन जैसे TCT. ठीक है, ये तीन हार्मोन सिक्रीट करता है. पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है आपका PTH पैराथायराइड हार्मोन. सो वी हैव सीन दैट TCT और PTH दोनों का जो काम है वो एक दूसरे से अपोजिट है, यानी कि ये जो हार्मोन्स है हम इनको कह सकते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स. ठीक है, ऐसे ही दूसरे हार्मोन्स होते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है जिनका, उनको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक GES. ओके, सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स. एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स पहले देखते हैं कि इसमें TCT जो होता है वो ब्लड की कैल्शियम को कम करता है, PTH ब्लड की कैल्शियम को बढ़ा देता है. तो दोनों का काम रेगुलेट कर रहा है, कैल्शियम को दोनों ही रेगुलेट कर रहे हैं, पर एक कम करता है एक बढ़ाता है. तो ऐसे हार्मोन्स को बोलते हैं हम एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स. ठीक है, दोनों का जो वर्क है दैट इज अपोजिट टू ईच अदर. सिनर्जिस्टिक में आप देखेंगे कि कई सारे मिलके एक ही काम कर रहे हैं. आप देखेंगे ये इंसुलिन, नॉट इंसुलिन सॉरी, ग्लूकागॉन जो पेनक्रियास से रिलीज होता है, एंड कॉर्टिसोल जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, वो दोनों मिलके क्या करते हैं, ग्लूकोज को इंक्रीज करते हैं ब्लड में. दोनों का ही रोल है ग्लूकोज को बढ़ाना. ठीक है, तो ऐसे हार्मोन जो एक ही काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ. चलिए अब आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं जो है थाइमस एंड द एड्रिनल. तो पहले हम थाइमस की बात कर लेते हैं. थाइमस ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? It is located on the dorsal side of the heart. So in this diagram, it is visible that your thymus gland is located behind, मतलब means dorsal side of the heart. Heart के पीछे की तरफ होता है thymus gland, और ये बाइलोब ग्लैंड है. ठीक है, ये आपके दो लोब्स दिख रही हैं आपको, ये एक ये लोब हो गई. ऐसे ही आपने थायराइड में भी देखा था कि थायराइड भी बाइलोब ग्लैंड होता है, राइट. ये जो थाइमस ग्लैंड है ये लिम्फोइड ग्लैंड बोला जाता है. ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है लिम्फोइड ग्लैंड. ओके, इट इज सॉफ्ट पिंकिश, बाइलोब है. देख लिया हमने, बाइलोब दो लोब हैं, मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू. ओके, this hormone degenerate with age. This is very important. So which of the gland degenerates with the age? So this is the gland which धीरे धीरे as we mature, और जैसे हम ओल्ड एज में आते जाएंगे ये ग्लैंड धीरे धीरे डीजेनरेट होता जाएगा. तो आप देख सकते हैं जो लोग 60 से ऊपर के हो जाते हैं उनमें जो इम्यूनिटी होती है वो वीक हो जाती है उनकी, जस्ट बिकॉज दिस थाइमस ग्लैंड इज डिजेनरेटिंग. देन सिक्रीट थाइमोसिन. ओके, थाइमस से आपको याद है THYM, थाइमस से आप निकालेंगे थाइमोसिन, ये रिलीज करता है सिक्रेट थाइमोसिन हार्मोन. अब थाइमोसिन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ये जो T लिम्फोसाइट होते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि जितने भी हमारे RBC WBC प्लेटलेट्स हैं ये कहाँ बनते हैं, ये दे आर फॉर्म इन द बोन मैरो. कहाँ बन रहे हैं? इन द बोन मैरो. ठीक है, सो
टी लिम्फोसाइट जो है डिफरेंशिएट कहाँ हो रहे हैं, ये जो डिफरेंशिएट होंगे ये थाइमस में डिफरेंशिएट होंगे, ठीक है। टी लिम्फोसाइट मेच्योर जहां होंगे वो जगह है थाइमस, बनते ही आपके बोन मैरो में है बट मेच्योरेशन इनका जो है वो थाइमस में होता है, ठीक है। टी से आप याद रखेंगे थाइमस में, टी लिम्फोसाइट कहाँ मेच्योर होंगे, थाइमस में, ठीक है। सो यू नो टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये जो सेल है, ये सेल जो भी फॉरेन अगर एंटीजन आ जाता है उसको ये इनगल्फ कर लेते हैं या उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, तो ये जो इम्यूनिटी है जो सेल से मिल रही है इस इम्यूनिटी को बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। ऐसे ही इट ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं, एंटीबॉडीज चली जाती हैं ब्लड के अंदर, ठीक है, ये एंटीबॉडीज हैं ब्लड के अंदर। सो दिस इज द इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय द फ्लूइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। ये फ्लूइड से मिल रही है इम्यूनिटी इसीलिए इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं, और दिस इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय द बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। So let us have a flow chart of the division of the leukocytes. Leukocytes होती हैं आपके WBC, leukocytes are the WBC, right? ये divided हो जाती हैं on the basis of granules present or not. इन cells के अंदर granules है या नहीं है, अगर नहीं है तो उनको बोलेंगे agranulocytes. साइट्स मतलब सेल, ओके। ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, दे आर द ग्रेन्युलोसाइट। नाउ हाउ यू विल रिमेंबर ए ग्रेन्युलोसाइट्स कौन से हो गए, देखिए MLA, ठीक है, MLA से याद रखिए, MLA से याद रखेंगे आप मोनोसाइट हो गया, L से हो गया लिम्फोसाइट, ठीक है। सो MLA से आपको याद रखेंगे, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या है, ए ग्रेन्युलोसाइट से, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स आप याद रखेंगे बिंगो से, BENGO, बिंगो। बी से हो गया बेसोफिल, जितने भी फिल हैं वो सारे आपके ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, इओसिनोफिल एंड योर न्यूट्रोफिल, ठीक है। ये सारे जितने भी फिल लगे हुए हैं वो सारे ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है कि बी लिम्फोसाइट्स कहाँ मैच्योर होंगे, बी से बोन मैरो में मैच्योर होंगे, और टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होंगे आपके लिए मैंने बताया थाइमस में। टी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बोन मैरो प्रोवाइड कर रही है आपको ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सॉरी नॉट बोन मैरो, बी लिम्फोसाइट्स, ओके। बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ। सो दिस ग्लैंड इज गोइंग टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी, ओके राइट, एवरीथिंग इज क्लियर। थाइमस इज सिक्रेटिंग व्हिच हार्मोन, थाइमोसिन। So this thymosin is very essential for the differentiation of T lymphocyte and also for the production of antibodies by B lymphocytes. दोनों में ही ये रोल प्ले कर रहा है, टी लिम्फोसाइट को मेच्योर करने में, डिफरेंशिएट करने में, ऐसे ही ये एंटीबॉडी बनाने में भी बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। अब आपको ये पता है कि प्राइमरी लिम्फोइड ग्लैंड्स कौन से होते हैं हमारे, primary lymphoid glands and secondary lymphoid glands, not glands, sorry, organs, okay, primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs की बात करें, not glands. So primary lymphoid organs वो organs होते हैं जहाँ पे हमारे cells जो immune system में useful हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्या होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, प्रोडक्शन या वी कैन से मैच्योरेशन। सो ये बोन मैरो जो होती है, ठीक है, बोन मैरो में आपके सेल्स बनते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सब बनते बोन मैरो में है। अब मैच्योरेशन जो होता है अभी मैंने बताया, देखिए ये बोन मैरो और थाइमस ये दोनों ही प्राइमरी हैं, बोन मैरो और थाइमस क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड
ऑर्गन्स हैं क्योंकि यहाँ पे जो है इम्यून सिस्टम के सेल्स बनते हैं, मेच्योर हो रहे हैं। ठीक है, अभी हमने देखा टी लिम्फोसाइट यहाँ मैच्योर हो रहे थे, राइट, और बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में मैच्योर हो रहे थे, यानी कि बोन मैरो में बनते भी हैं, मैच्योर होके फिर वो आते हैं आपके ब्लड में, राइट। अब बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की। बाकी के जितने भी ऑर्गन्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, पेयर्स, पैचेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड, ये सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, एंटीजन को ये लोग ये जो सेल्स होते हैं ये फाइंड आउट करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जो बना रहा है वो तो हो गया प्राइमरी, और जहाँ पे किल हो रहे हैं एंटीजन्स, दे दैट इज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सो लेट्स हैव अ रिकैप। थाइमस ग्लैंड क्या है, लिम्फोइड ग्लैंड है, ये क्लियर हो गया। लिम्फोइड ग्लैंड क्यों है, अब कहाँ लोकेटेड है, डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट, बायलोब है, और ये धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है, एंड वी हैव सीन दैट इट इज गोइंग टू सीक्रेट द थाइमोसिन हार्मोन। Now we will move on to the adrenal gland. Adrenal gland कहाँ located है, obviously on the above the kidney. So you can see these are the kidneys, and on the top of the kidney you can see conical structure. These are the adrenal glands. ठीक है, ये येलोइश कलर के जो conical structure आपको दिख रहे हैं, they are the adrenal glands. All right. So first of all, we will see the location of the kidney. Kidney कहाँ located है? So पीछे की तरफ आपकी बॉडी के बैक साइड में आप देखेंगे कि किडनी लोकेटेड होती है, और जो फ्लोटिंग लिप्स हैं आपकी, जो लास्ट टू जो लिप्स होती हैं, जो फ्लोटिंग लिप्स हैं, एक्चुअली दीज आर द फ्लोटिंग लिप्स, तो इससे वो प्रोटेक्टेड होती है। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड है आपकी किडनीज, राइट। सो किडनी में आप देख सकते हैं कि जो एक ये वाली जो किडनी है राइट साइड वाली, वो थोड़ी नीचे की तरफ होती है, पर रीजन इज दैट द लिवर इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ इट। लिवर की वजह से वो थोड़ी सी नीचे प्लेस होती है, राइट वाली। ओके, सो पोजीशन क्लियर है। अब हमने देखा कि जो किडनी है उसके ऊपर क्या लोकेटेड है, एड्रिनल ग्लैंड्स। अब एड्रिनल ग्लैंड्स को जब आप इंटरनली देखेंगे तो यू विल सी दैट इट इज डिवाइडेड इनटू एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो बाहर वाला है वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पोर्शन है दैट इज द एड्रिनल मेड्यूला, राइट। एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला दोनों ही को कौन कंट्रोल कर रहा है, दैट वी विल सी। ठीक है, ये आपका हो गया हाइपोथैलेमस, ये आपका हो गया पिट्यूटरी। ठीक है, हाइपोथैलेमस से हार्मोन आएगा, यहाँ से एंटीरियर लोब में आएगा ब्लड के थ्रू, वो जो हार्मोन है कॉर्टिकोसोल रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, हाइपोथैलेमस ने इंडिकेशन दिया कि जो कॉर्टिकोइड्स हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करते हैं, वो रिलीज कर दो, बिकॉज देयर इज अ रिक्वायरमेंट। रिलीजिंग हार्मोन्स मैंने बताया था सारे हाइपोथैलेमस से रिलीज हो गए। फिर इसने आपके एंटीरियर लोब को इंडिकेशन दिया, यहाँ पे को कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स होती है, वो स्टिमुलेट हो जाती है, वो रिलीज करेंगी ACTH हार्मोन। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये हार्मोन जाएगा यहाँ से ब्लड के थ्रू ये हार्मोन जाएगा आपकी एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये यहाँ से गया एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास, एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया एक्टिवेट, यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, वो इसको रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही ये रिसीव हो गया, यहाँ से हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स। ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स, राइट। कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स सिक्रेट करेगा कौन, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स है ये सिक्रेट करेगा। ठीक है, अब एड्रिनल कॉर्टेक्स की भी देखेंगे आप 3 लेयर होती हैं, राइट। आउटर मोस्ट is known as glomerulosa, then there is a fasciculate, okay, उसके नीचे होता है रेटिकुलरिस। सबसे बाहर वाली हो गई जोना, ग्लोमेरुलोसा, उसके नीचे हो गई जोना, फैसिक्यूलेटर। ठीक है, आप याद कैसे करेंगे, GF
आर, आर से हो गई जोनल रेटिक्यूलरिस, ठीक है। GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपको याद होगा, उससे आप ये याद कर सकते हैं, GFR ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है, ठीक है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो क्या सिक्रीट करेगी, कॉर्टिकॉइड्स ही सिक्रीट करेगी, ठीक है। और ये जो सिक्रीट करेगी वो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है। जोना फेसिकुलेटस सिक्रीट करेगी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। रेटिकुलरिस सिक्रीट करेगी सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। क्लियर हुआ। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन आया, उसने कॉर्टिकोट्रॉफ सेल को स्टिमुलेट किया, उसने रिलीज कर दिया ACTH, ओके, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफ हार्मोन। ये हार्मोन गया ब्लड में, ब्लड में गया ये हार्मोन, ब्लड से ये पहुंच गया आपके कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में आके इसने रिसेप्टर से जुड़ गया, रिसेप्टर के बाद जुड़ने के बाद इसने अंदर कॉर्टेक्स को कर दिया स्टिमुलेट, कॉर्टेक्स से निकलने लगे हार्मोन, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स सबसे बाहर वाली लेयर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सबसे बीच वाली लेयर, अंदर वाली सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करेगी, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया यहाँ तक, राइट। अब हम देखते हैं कि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का काम क्या है। हमने ये देख लिया एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है जोना रेटिकुलरिस, यानी कि यहाँ से चलेंगे बाहर से ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस, isn't it? So we have seen glomerulosa क्या रिलीज कर रही है, which hormone, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, ये वाला हार्मोन। फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करेगा, रेटिकुलरिस सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स करेगा, ओके। वन बाय वन वी विल सी। अभी हम कॉर्टेक्स जो बाहर वाला एरिया उसकी बात करें, मिडिल पे तो अभी हम आए ही नहीं है, isn't it? So मिनरल कॉर्टिकॉइड सबसे इंपॉर्टेंट इज एल्डोस्टेरोन, ये है आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन। इसका काम होता है बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारी बॉडी में बैलेंस रखना वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है। अच्छा एक चीज और, एल्डोस्टेरोन, एल्डो एस्टेरोन, एड्रेनालिन एंड एंड्रोजन, ये दोनों ही तीनों ही ए से होते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है इनमें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एल्डोस्टेरोन और एड्रेनालिन दोनों ही किडनी के हार्मोन है, यानी कि ये एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन तो कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, बट एड्रेनालिन होता है मेडुला से। एंड्रोजन आपका सेक्स हार्मोन है, तो इसके बारे में तो आपको टेंशन ही नहीं लेना, ये सेक्स हार्मोन होता है। आपको बस इन दोनों में याद रखना है, दोनों ही कॉर्टेक्स से सॉरी एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, कॉर्टेक्स से हो रहा है एल्डोस्टेरोन और एड्रिनालिन हो रहा है मेडुला से, ठीक है। क्लियर हुआ। एल्डोस्टेरोन क्या काम कर रहा है, बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब ये कैसे कर रहा है, अब आपने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बात की थी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन मतलब एक ही बात है, इनका काम था, यही काम था, बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, सेम काम कर रहे थे, तो ये सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स हो सकते हैं, एक ही काम कर रहे थे। कैसे करते हैं, ये देखिए आपका जो नेफ्रॉन होता है, दिस इज द PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, फिर आपका आता है DCT, ये होता है DCT, ठीक है। दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे और भी नेफ्रॉन्स जुड़े हुए होंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, ये आपके होगा ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। यहाँ से फिल्ट्रेट आएगा, देखिए ये जो हार्मोन है एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हार्मोन हमारे स्ट्रेस में रिलीज होंगे। अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आपकी बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये जो है एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारी बॉडी में बैलेंस रखेगा पानी का और मिनरल्स का। कैसे, ये जो हमारा DCT है, यहाँ से ये सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये दोनों चीजें ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। रीअब्जॉर्ब, वी कॉल इट रीअब्जॉर्ब, दोबारा एब्जॉर्ब हो रही है ना वो, तो रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ से और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से।
राइट। यहाँ से ये सब रिलीज एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, ब्लड से फिर हमारी बॉडी में। इन दिस वे दे रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। एज वेल एज वी कैन से दे मेंटेन अवर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन रखते हैं, और वी कैन से ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखते हैं एंड द ब्लड प्रेशर। क्योंकि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस ही जब है हमारी बॉडी में, तो इट मींस इट इज मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द ब्लड प्रेशर, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरे हार्मोन की, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है कॉर्टिसोल है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्टिसोल है, और भी होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, राइट। जो बट इंपॉर्टेंट जो है वो कॉर्टिसोल है। इसका जो काम है, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। देखिए कॉर्टिसोल का जो मेन काम होता है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, ग्लूकोज को ये ब्लड में इंक्रीज कर रहा है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा, let me draw. Suppose this is the liver and here we have the blood vessel. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मेन काम होता है ब्लड वेसल में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करना, ओके। यही काम होता है इसका। सो ग्लूकोज हमारे ब्लड में ये कैसे लेके आएगा, कहाँ से लेके आएगा? सो ऑब्वियसली हमारा जो स्टोर हाउस है ग्लाइकोजन का, वो है लिवर, ठीक है। ये ग्लाइकोजन को तोड़ देता है और हमें मिल जाता है ग्लूकोज। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज से जुड़ के कई सारे ग्लूकोज के यूनिट मिलके ग्लाइकोजन बनाते हैं। ऑब्वियसली ये टूट रहा है तो लाइसिस हो रही है, तो ग्लाइकोजन की लाइसिस हो रही है, इसे बोलेंगे ग्लाइकोजेनोलिसिस, ओके। ग्लाइकोजन की लिसिस हो रही है, ओके। टूट रहा है किसमें, ग्लूकोज में, राइट। और ये भी ना प्रोटीन को भी तोड़ देता है, प्रोटीन को तोड़ता है तो उसे बोलते हैं प्रोटियोलिसिस। प्रोटीन को किसमें तोड़ेगा, ऑब्वियसली एमिनो एसिड में। ऐसे ही लिपिड को भी तोड़ देता है, क्योंकि इसे ऑब्वियसली ग्लूकोज लेके आना होता है अल्टीमेटली इन द ब्लड, ठीक है। लिपिड को तोड़ना होता है लिपोलिसिस, ठीक है। प्रोटीन को तोड़ के एमिनो एसिड नहीं, यहाँ पे ग्लूकोज ही बनाएगा, नॉट एमिनो एसिड। इसको अल्टीमेटली ग्लूकोज ही बनाया, लिपिड को तोड़ के भी ग्लूकोज ही बना देता है। इसका मेन काम समझ में आया, इसका मेन काम था कि ग्लूकोज को मेंटेन रखना ब्लड में, राइट। एज आई सेड ये स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। सो देखिए स्ट्रेस दो तरीके से होता है, एक तो बहुत टाइम के लिए स्ट्रेस होता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, एक होता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। सो कभी हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जब हो, जैसे कि हमारी कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, बहुत टाइम से चलती आ रही है, उसको हमने बहुत ज्यादा हम सोच रहे हैं उस बात के लेके, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तो कंटिन्यूसली हमारे में बहुत टाइम से हमारे में कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, ओके। उसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल भी हमारे ब्लड में बढ़ता जाएगा। कॉर्टिसोल कर क्या रहा है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है ब्लड में, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है, और जो पेनक्रियास से इंसुलिन निकल रहा है वो इतना नहीं निकल पाता कि वो उस ग्लूकोज को वापस ग्लाइकोजन में बना दे, इतना वो काम नहीं कर पा रहा है, इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहा है। तो लॉन्ग टर्म जब स्ट्रेस हो जाता है पर्सन को, तो उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम, डायबिटीज मेलिटस की प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। सो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर यू, right? Then very important is that inhibition of cellular uptake and utilization of amino acids, ठीक है। हमारे ब्लड में अमाइनो एसिड्स होते हैं, इन अमाइनो एसिड्स को ये सेल को एब्जॉर्ब नहीं करने देता। क्यों नहीं करने देता, क्योंकि अमाइनो एसिड्स जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, ये दे विल मेक प्रोटीन, और प्रोटीन से इसको क्या बनाना है, ग्लूकोज, ओके। तो इसलिए ये अमाइनो एसिड्स को जो सेलुलर अपटेक है अमाइनो एसिड्स का वो रोक देता है, राइट। देन इट मेंटेन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन, ठीक है। हमारे किडनी को फंक्शन को मेंटेन रखता है और हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ये मेंटेन रखता है। देन इट आल्सो स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन,
रेड ब्लड सेल्स को भी बनाता है। कभी कभी हमारे स्ट्रेस हो रहा है, हमारी बॉडी में एक्सीडेंट हो गया, कोई भी केस हो सकता है, तो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स बहुत रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी में, तो उसके प्रोडक्शन को एड्रिनल ग्लैंड जो है स्टिमुलेट करता है कि ज़्यादा रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी में आरबीसीज। So glucocorticoids can be cortisol also play a role in stimulation of the RBCs, right? Then it acts as anti-inflammatory actions. ये देखिए इन्फ्लेमेशन क्या होता है, हमारी बॉडी में कभी रेड रेड ब्लैशेस पड़ जाते हैं, कभी कुछ स्वेलिंग आ गई, ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन को ये रोकता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है इसका, ये रोकता है। यानी कि अगर आपको रैशेज रेड रेड कुछ हो जाए या स्वेलिंग आ जाए तो आप क्रीम लगाओगे ना, तो उसमें जनरली कॉर्टिसोल होता है, वो इन्फ्लेमेशन को रोक रहा है। इन्फ्लेमेशन को रोकेगा कैसे? ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन हो किस वजह से रहा है, ऑब्वियसली ऊपर डब्ल्यूबीसी एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये डब्ल्यूबीसी को रोक रहा है, डब्ल्यूबीसी को सप्रेस कर रहा है, उनकी एक्टिविटी को सप्रेस कर रहा है ना, सप्रेसिंग द ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स को सप्रेस कर रहा है। So it acts as an anti-inflammatory action and also suppress the immune system. Suppress immune system. ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम, एक भी रीजन है कि अगर आपकी बॉडी में आप बहुत टाइम तक स्ट्रेस लेंगे तो जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा और हमें बहुत जल्दी जल्दी डिजीज हो जाएंगे, right? So we will not take a stress for a long time. Okay, is it clear? Now move on to the third one, that is sexocorticoids. So DHEA, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स आल्सो सीक्रेट एंड्रोजेंस, ठीक है, एंड्रोजेंस जो होते हैं वो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, तो ये भी सीक्रेट करता है एड्रिनल ग्लैंड थोड़ा बहुत, ठीक है। DHEA की फुल फॉर्म है डी हाइड्रोक्सी एपी एंड्रोस्टेरोन, ठीक है, ये एक्चुअली प्रो हार्मोन्स है, ये प्रो हार्मोन है, ठीक है। ये क्या बनाएगा, DHEA, ये बनाएगा टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ओके, दिस हार्मोन इज अ प्रो हार्मोन, ये प्रो हार्मोन की तरह काम कर रहा है। ये क्या बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनाता है, एस्ट्रोजन इन फीमेल्स और टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। So that is responsible for growth of axial, pubic and facial hairs. Okay, development of acne, development of embryo, right? So आपको पता है obviously कि sex hormones का क्या रोल है, I am not going in detail about it. Okay जी, now move on to adrenal. Okay, one more thing, अगर हमारा कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम आ जाए सो हमें डिजीज हो सकता है कशिंग डिजीज एंड एडिसन डिजीज, ठीक है। कशिंग डिजीज में क्या हो रहा है, किस रीजन से हो रही है, हमारी बॉडी में ज्यादा कॉर्टिसोल बन जाए, एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल बन रहा है, तो हमारा जो ब्लड शुगर है, ब्लड का जो शुगर है वो इंक्रीज हो जाएगा, कॉर्टिसोल ज्यादा बनेगा तो ज्यादा ग्लूकोज जो है ब्लड में आ जाएगा, ब्लड की जो शुगर है वो बढ़ जाएगी। एडिसन डिजीज, देखिए एडिशन ऐड हो रहा है तो आपको क्या रखना है, सब्ट्रैक्ट याद रखना है, सब्ट्रैक्ट मतलब कमी। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, इसमें जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है यानी कि एल्डोस्टेरोन की कमी से एडिसन डिजीज हो जाती है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दीज टू डिजीज नेम, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। Now we will talk about the adrenal medulla. So outer cortex we have seen. Adrenal medulla की बात करें हम, this is going to secrete your hormones when there is a stress and we can say the emergency situation. देखिए एड्रिनल ग्लैंड को हम स्ट्रेस ग्लैंड भी कह सकते हैं क्योंकि ये जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं वो स्ट्रेस के टाइम पे होते हैं, ठीक है। अभी एड्रिनल मेडुला की बात करें तो ये इमरजेंसी हार्मोन सीक्रेट करेगा which are the also called fight and flight hormones, right? Suppose if we take a situation like suppose the dog is barking,
ओके, डॉग इज बार्किंग, यहाँ पे एक पर्सन है वो खड़ा हुआ है और उसके पीछे डॉग भौंकता हुआ आ रहा है। व्हाट द पर्सन विल डू, या तो वो उस डॉग से लड़ सकता है या तो वो भाग सकता है। अगर उसमें हिम्मत है कि लड़ने की, कि डॉग से लड़ सकते हो, तो वो लड़ेगा, नहीं तो वो भागेगा। ठीक है, ऑब्वियसली वो लड़ेगा तो नहीं, इट द पर्सन विल रन अवे, भाग जाएगा। तो भागने के लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए बहुत सारी। ओके, एनर्जी चाहिए। अब हम इस सिचुएशन थोड़ा बाद में आते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एड्रेनल मेडुला सीक्रेट कर रहा है। So it is going to secrete two hormones, adrenaline and noradrenaline. ठीक है, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, इनका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। सो दीज आर द इमरजेंसी हार्मोन। जब जरूरत है, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, तब ये हमारी बॉडी में सिक्रेट होंगे। ठीक है, अभी हमने देखा कि एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में है, पर ये मेडुला किसके कंट्रोल में है? देखिए, मेडुला के लिए जो है ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वो आपके मैसेज देते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज आएगा, स्पाइनल कॉर्ड से फिर एड्रेनल मेडुला को मैसेज जाएगा, राइट। सो इट इज इन द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, राइट। एड्रेनल मेडुला नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। अब हम बात करते हैं इसके हार्मोन्स की। जैसे हमने देखा एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन जो इसके हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स कैटेकोलामिन्स होते हैं, यानी कि इनमें एमीन ग्रुप होगा। और कैटेकोल रिंग क्या होती है वो हम देख लेते हैं। देखिए, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। डोपामिन जो है ब्रेन से सीक्रेट होता है, ओके। डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये तीनों ही क्या है, कैटेकोल हार्मोन्स है। देखिए, एक तो हमने देखा कि एमीन ग्रुप है, कैटेकोलामिन से एमीन ग्रुप है उनके अंदर, इजंट इट। फिर ये कैटेकोल रिंग प्रेजेंट है। देखिए, OH OH आप देख सकते हैं, इनको बिल्कुल पास पास OH OH लगा हुआ है इन सभी में, ओके। तो ये जो है रिंग जिसमें OH ग्रुप इस पोजीशन को बिल्कुल 1 या 2 नंबर पे है, एक 1 पे तो दूसरा 2 पे है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, ओके। इस रिंग को बोलते हैं कैटेकोल। अगर एक छोड़ के 1 2 3, तो देख सकते हैं 1 पे है फिर 3 पे है, इसको बोलते हैं हम मेटा पोजीशन, ओके। इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा। अगर बिल्कुल आमने सामने अपोजिट टू ईच अदर, तो दिस इज पैरा, बिल्कुल परे है एक दूसरे से, अपोजिट है। सो वी हैव टू जस्ट थिंक दैट वी आर टॉकिंग ऑफ कैटेकोल। तो ये कैटेकोल क्यों बोले जाते हैं, बस ये मेरे को दिखाना था कि कैटेकोल इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि इसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो बिल्कुल पास पास है, कैटेकोल रिंग होती है वो, और एमीन ग्रुप लगा होता है इसमें। ठीक है, ये इसीलिए कैटेकोलामिन्स बोले जाते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि डॉग अगर बार्किंग कर रहा है तो व्हाट द पर्सन विल डू, ईदर फाइट और फ्लाइट, राइट। अभी सपोज डॉग बार्क कर रहा है, ये भाग रहा है, तो भागने के लिए इसको चाहिए एनर्जी। ठीक है, पहले तो हमारे क्या क्या चीजें हमारी बॉडी में चेंज होंगे वो देखते हैं। इंक्रीज अलर्टनेस, एकदम हम अलर्ट हो जाएंगे क्योंकि डॉग कुत्ता भाग रहा है, ऑब्वियसली अलर्ट होंगे। फिर हमारा जो प्यूपल है, आईज का जो प्यूपल है वो डायलेट हो जाएगा, क्योंकि हमें ज्यादा बड़ी बड़ी हम आगे फाड़ फाड़ के देखेंगे। पाइलोर एक्शन, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पाइलोर एक्शन, हेयर्स जो होते हैं वो खड़े कर लेंगे, जैसे छोटे छोटे, है ना। इंक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम, देखिए जो वेंट्रिकल होते हैं, राइट, जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें 120 मिलीलीटर ब्लड फिल्ड है। सपोज इसमें 120 ml ब्लड फिल्ड, ठीक है। अब जैसे ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करिए, ब्लड फ्लो होगा, ठीक है, एओर्टा में जाएगा। यहाँ से लेफ्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ से जाएगा एओर्टा में, ठीक है, ये एओर्टा है। ये जो ब्लड इसमें एओर्टा में जाएगा वो जाता है 70 ml, नॉर्मल सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 70 ml जाता है। बाकी कैसे में रह गया, कितना रह गया, माइनस कर दीजिए, 50 रह गया। 50 अभी भी यहाँ पे है, 50 ml। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तब ये स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी कि 50 ml में से भी 10 ml या 20 ml हम मान लेते हैं कि ये भी जा रहा है एओर्टा में, यानी कि 70 जा रहा था तो मान लो 80 to 90 और जा रहा है, 80-90, ओके। सो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। देन इट ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब हुआ कि 1 मिनट में
ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में कितना जा रहा है। 1 मिनट की बात करें, आपका हार्ट एक मिनट में कितना बीट करता है, 72 टाइम्स, है ना, इतना ही करता है, ठीक है। और एक बार में, एक कॉन्ट्रैक्शन में हमने देखा कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम था वो 80 to 90 हो गया। ओके, 80 to 90 हो गया, तो ऑब्वियसली जो 70 से 72 टाइम्स, ऑब्वियसली जब हम भाग रहे हैं तो ये जो है कार्डियक आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा दिल और तेज से धड़कने लगेगा, ठीक है। तो ये जो 70 से 72 टाइम्स मैंने लिखा है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ रहा है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ेगा, यानी कि आप बहुत तेजी से सांस लेने लगेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए, और ग्लाइकोजन टूटने लगेगी क्योंकि ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, एटीपी, यही एनर्जी तो हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है। तो ये ब्लड से जो है जो हमारी मसल्स होती हैं उसमें जल्दी जल्दी से क्या होता है, ग्लूकोज जा रहा होता है और ऑक्सीजन जा रहा होता है, और हमारी मसल्स में एनर्जी जा रही होती है, ठीक है, जिससे कि हम अपनी मसल्स को यूज करके वी कैन रन फास्ट। ग्लाइकोजन भी टूट रहा है, लिपिड भी टूट रहा होता है, प्रोटीन्स भी टूट रहा होती है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हमें बढ़ाना है, क्योंकि ग्लूकोज की अभी बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एनर्जी चाहिए। क्लियर है? So this is all happen when emergency situation is there. So adrenal medulla is going to secrete adrenaline and noradrenaline. These are the fight or the flight hormones. They are secreted during the time of emergency. Okay. Then constriction of blood vessels of the digestive and the excretory system. आप देख सकते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, क्योंकि अभी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई रोल नहीं, क्योंकि भागने में हमारे डाइजेस्टिव, हमें नहीं चाहिए कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करे या हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करे। वी ओनली नीड द एनर्जी एट दैट टाइम, हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सो यहाँ की ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ये थोड़ा स्लो हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कम काम करता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कम काम करता है। ओके, देखिए एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन एस्थमेटिक पेशेंट को दिए जाते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट को दिया जाता है क्योंकि ये जो हमारे ब्रोंकाई है उसको डायलेट कर देता है। ओके, ब्रोंकाई का साइज बढ़ा देता है, डायलेट कर दिया इसने, क्योंकि एस्थमेटिक पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा सांस लेने में आसानी रहे, आराम से वो सांस ले सके, ठीक है। ऐसे ही हमारे जब हम भाग रहे हैं तो हमारे को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑब्वियसली हमारी जो ब्रोंकस है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, ये गेट्स डायलेट हो जाती है, सो दैट वी कैन इनहेल मोर एंड मोर ऑक्सीजन। ओके, सो दिस हार्मोन इज इंजेक्शन की तरह से ये दिया जाता है एस्थमेटिक पेशेंट को कि वो अच्छे से वो सांस ले सके। राइट, isn't it? Everything is clear till here? So adrenal gland complete हो गया है। In the next video we will cover the pancreas, right? Okay, so thank you for watching. Guys, thank you for watching and please subscribe to my channel, right? Hit the like button so that it will motivate me to make more better videos for you.